नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2025-26 से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, और इसमें दो मुद्दे हैं जो आजकल काफी चर्चा में हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो है आवेदन शुल्क में एक जबरदस्त बढ़ोतरी का प्रस्ताव। और दूसरा, जो पहले से नौकरी कर रहे शिक्षक हैं, मतलब सेवारत शिक्षक, उनके लिए भी टेट पास करने की अनिवार्यता, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सही। और ये सारी जानकारी हमने कई, आप कह सकते हैं, विश्वसनीय समाचार लेखों और करियरबिट जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स पर जो चर्चाएं हुई हैं उनसे जुटाई हैं। हाँ, स्रोत तो कई हैं इसके। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को थोड़ा और खंगालें, समझें कि ये जो फीस बढ़ाने की बात हो रही है ये है क्या, क्यों बढ़ाई जा रही है, और इसका असर क्या होगा उम्मीदवारों पर। हाँ, और साथ ही वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है सेवारत शिक्षकों का, उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या कानूनी पहलू हैं, क्या दांव-पेच हैं। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो खबर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट के आवेदन शुल्क में मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि का प्रस्ताव भेजा है सरकार को। हाँ, बहुत ज्यादा शायद कम शब्द है इसके लिए। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं, अभी कितना है और कितना करने का प्रस्ताव है? देखिए, अभी तो यूपी टेट का एक पेपर अगर कोई देता है तो 600 रुपए लगते हैं। हाँ, 600। आयोग का प्रस्ताव है इसे बढ़ाकर 1700 रुपए करने का प्रति पेपर, 1700। मतलब एक पेपर के लिए। जी हाँ, और अगर कोई उम्मीदवार दोनों पेपर देना चाहता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाले, जो ज्यादातर लोग देते ही हैं, हाँ बिल्कुल, तो अभी लगते हैं 1200। प्रस्ताव के हिसाब से ये बढ़कर हो जाएंगे सीधे 3400 रुपए। 3400 रुपए, ये तो लगभग 3 गुना हो गया। हाँ जी, लगभग 3 गुना। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। तो आयोग इसके पीछे कारण क्या बता रहा है, मतलब इतनी बड़ी वृद्धि क्यों? आयोग का जो औपचारिक तर्क सामने आया है वो है परीक्षा को पूरी तरह से शुचितापूर्ण कराना, मतलब एकदम निष्पक्ष, पारदर्शी, कोई गड़बड़ी ना हो। शुचितापूर्ण। उनका कहना है कि इस बार परीक्षा की प्रक्रिया में काफी बदलाव किए जा रहे हैं। हाँ, और इसमें 4 अलग-अलग विशेषज्ञ एजेंसियों को लगाया जा रहा है। 4 एजेंसियां। हाँ, 4। और उनका तर्क है कि इन एजेंसियों को शामिल करने से पूरी प्रक्रिया की लागत वो काफी बढ़ जाएगी। 4 अलग अलग एजेंसियां, ये सुनने में तो लगता है कि हाँ, कुछ बड़ी तैयारी है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये एजेंसियां करेंगी क्या, मतलब काम कैसे बटेगा? हाँ, स्रोतों में इसका एक संभावित खाका दिया गया है। जैसे पहली एजेंसी का काम होगा अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न पत्र बनाना, उन्हें सुरक्षित छपवाना और फिर जिलों के ट्रेजरी मतलब कोषागार तक पहुंचाना। ठीक है। दूसरी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वो पेपर ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित ले जाए, सेंटर पर परीक्षा ठीक से करवाए और फिर OMR शीट्स वापस आयोग तक सुरक्षित पहुंचाए। ओके, ये 2 हो गई। तीसरी एजेंसी को फोकस पूरी तरह सिक्योरिटी पर रहेगा, सेंटर्स पर चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था, ताकि कोई नकल वगैरह ना हो पाए। और चौथी एजेंसी का काम आयोग के ऑफिस में होगा। वो जमा की गई OMR शीट्स को स्कैन करेगी, चेक करेगी और स्कोर तैयार करके आयोग को देगी। तो आइडिया ये है कि काम बांट दो, एक्सपर्ट एजेंसी लगा दो, तो सब कुछ फुल प्रूफ हो जाएगा। व्यवस्था तो सुनने में ठीक लग रही है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। क्या ये 4 एजेंसियां लगाने से खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि फीस 3 गुना करनी पड़े, 600 से 1700 रुपए? यही सबसे बड़ा सवाल है जो स्रोत भी उठा रहे हैं। आयोग का तर्क तो यही है कि लागत बढ़ रही है, प्रक्रिया जटिल हो रही है। पर ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है ना, मतलब इससे नौकरी तो मिलनी नहीं है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। और इसीलिए ये चिंता ज्यादा है कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो शायद पहले से ही पैसे की तंगी झेल रहे हों, उन पर 3450 रुपए का बोझ डालना, ये कहाँ तक सही है। और अगर सेंटर दूसरे शहर में पड़ गया तो? हाँ, वो एक और पहलू है। स्रोत ये अनुमान भी लगाते हैं कि अगर सेंटर दूसरे जिले में मिला तो आने जाने का खर्चा, शायद एक रात रुकने का खर्चा, ये सब मिलाकर एक उम्मीदवार का कुल खर्च 5000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। 5000 रुपए? हाँ, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के लिए? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, कि मतलब क्वालिफाई करने का पहला स्टेप ही इतना महंगा क्यों? अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ स्रोत कुछ तुलनाएं भी देते हैं, शायद बिहार और UPSC का जिक्र था। जी हाँ, और ये तुलनाएं इस मुद्दे को और ज्यादा उभार देती हैं। स्रोत बताते हैं कि जैसे पड़ोस का राज्य बिहार है, वहां सरकार ने घोषणा की है, हालांकि स्रोत कहते हैं कि शायद चुनावी माहौल का भी असर हो, कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिकतम फीस सिर्फ 100 रुपए होगी। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, और दूसरी तरफ देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक UPSC सिविल सर्विसेज, उसका सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क भी सिर्फ 100 रुपए है।
महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए तो वो भी नहीं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम ये तुलना सिर्फ जानकारी के तौर पर बता रहे हैं, जैसा स्रोतों में है। हम किसी नीति का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े देखकर सवाल तो उठता है कि यूपी में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों? हाँ, सवाल तो लाजमी है। अच्छा, इस सब के बीच एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार आवेदक कितने हो सकते हैं। पिछली बार 2021 में हुई थी परीक्षा, तब तो काफी लोग थे। हाँ, 2021 में करीब 21,65,000 आवेदन आए थे। अब देखिए 4 साल बीत गए हैं। 4 साल का गैप। हाँ, ये बहुत लंबा गैप है। इस बीच बीएड, डीएलएड के कितने सारे नए बैच निकल चुके होंगे, वो सब इंतजार कर रहे होंगे। और वो सेवारत शिक्षक वाला मामला भी तो है। हाँ, बिल्कुल। अगर उन मौजूदा शिक्षकों को राहत नहीं मिली तो वो भी बड़ी संख्या में फॉर्म भरेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए स्रोत अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार यूपी टेट 2025-26 में कुल आवेदक 30 लाख का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। 30 लाख? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, बहुत बड़ी। और अगर इस संख्या को नई वाली फीस से गुना करें तो कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है? स्रोतों में एक मोटा हिसाब लगाया गया है। अगर मान लें कि कुछ लोग एक पेपर देंगे 1700 रुपए, कुछ दोनों देंगे 3400 रुपए, तो एक औसत फीस अगर 2500 रुपए प्रति उम्मीदवार भी मान लें तो 30 लाख आवेदकों से कुल वसूली का आंकड़ा करीब 7.5 अरब रुपए यानी 750 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 7.5 अरब रुपए, 750 करोड़, ये तो होश उड़ाने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये रकम बहुत बड़ी है। तो एक तरफ आयोग कह रहा है शुचिता, लागत, और दूसरी तरफ इतना बड़ा रेवेन्यू। स्रोत क्या इसी विरोधाभास पर उंगली उठा रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े और तुलनाएं पेश करके सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या फीस बढ़ाने का मकसद सिर्फ बड़ी लागत है या ये कहीं ना कहीं राजस्व जुटाने का भी जरिया बन रहा है। और स्रोतों में शायद दूसरे टैक्स वगैरह बढ़ने का भी जिक्र है यूपी में। हाँ, हल्का सा जिक्र है कि हाल में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, कूड़ा उठाने का शुल्क, ये सब भी बढ़ा है। हालांकि हमारा फोकस यूपी टेट पर है, पर यह दिखाता है कि शायद एक ट्रेंड सा चल रहा है। तो कुल मिलाकर शिक्षक बनने की राह पर जो पहला कदम है वही काफी महंगा होने जा रहा है। देखना होगा इसका असर क्या होता है। जी चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे अहम पहलू पर, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने लाखों मौजूदा शिक्षकों की, मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं, उनकी नींद उड़ा रखी है। क्या है ये फैसला? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वो सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 को या उसके बाद हुई थी। 23 अगस्त 2010, ये वही तारीख है जब एनसीटीई ने टेट को अनिवार्य किया था न्यूनतम योग्यता में। जी हाँ, बिल्कुल वही। तो कोर्ट ने कहा है कि इस तारीख के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट पास करना होगा, अनिवार्य रूप से। और इसके लिए समय कितना दिया है? 2 साल का समय दिया गया है। तो मतलब जो लोग 2010 के बाद लगे, भले ही वो समय बीएड थे या बीटीसी थे, मतलब प्रशिक्षित थे, उन्हें भी अब टेट देना पड़ेगा? हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब निकल रहा है। फैसला उन्हीं शिक्षकों पर लागू होता है जो 2010 की अधिसूचना के बाद नियुक्त हुए, भले ही उनके पास उस समय की निर्धारित ट्रेनिंग डिग्री थी। और इनकी संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में और देश भर में? स्रोतों के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में ही ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख हो सकती है। 1.5 लाख सिर्फ यूपी में? हाँ, और अगर पूरे देश का अंदाजा लगाएं तो ये आंकड़ा 10 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी संख्या है जो सीधी प्रभावित हो रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ा असर है। तो इन शिक्षकों का, इनके जो संघ हैं, उनका क्या कहना है इस पर? जाहिर है वो खुश तो नहीं होंगे। खुश तो बिल्कुल नहीं है, उनमें काफी गुस्सा भी है, चिंता भी है। उनका जो मुख्य तर्क है वो ये कि जब 2010 में एनसीटीई की वो गाइडलाइन आई थी तो उसमें साफ लिखा था कि ये भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होगी, जो पहले से नौकरी में है या जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उन पर नहीं। अच्छा। वो मानते हैं कि उनकी नियुक्ति तो उस समय के नियमों के हिसाब से ही हुई थी। और वो आरटीई एक्ट के संशोधन का भी कुछ तर्क दे रहे हैं, 2017 वाला। हाँ, वो भी एक उनका मजबूत पॉइंट है। उनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23(2) में जो 2017 में बदलाव हुआ वो खास तौर पर उन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था जो नौकरी में थे, ताकि उन्हें ट्रेनिंग पूरी करने के लिए और समय मिल जाए, 31 मार्च 2019 तक का। उनका कहना है कि इसका मकसद ये नहीं था कि जो पहले से नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन पर अब टेट की नई शर्त लगा दी जाए।
वो इसे कह रहे हैं कि ये तो खेल के बीच में नियम बदलने जैसा है, ये उनके साथ अन्याय है। खेल के बीच में नियम बदलना, हाँ, ये उनकी स्थिति को अच्छे से बताता है। तो अब वो क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है? उनकी मुख्य मांग राज्य सरकार से है। वो चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत पुनर्विचार याचिका डाले और उसमें उनके ये सारे तर्क रखें ताकि कोर्ट अपने फैसले पर फिर से सोचे। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही कानून की अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, और यही व्याख्याएं लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि इस कानूनी व्याख्या का एक दूसरा पहलू भी है, जो शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार बना। वो क्या है? हाँ, जो दूसरा पक्ष है, जैसा कि स्रोतों के विश्लेषण में बताया गया है, वो 2017 के संशोधन को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। इस व्याख्या के मुताबिक 2017 का संशोधन धारा 23 की उपधारा 2 में तो बदलाव करता है, लेकिन वो ये कहता है कि प्रभावित शिक्षकों को धारा 23 की उपधारा 1 में दी गई न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी होंगी। अच्छा, धारा 23(1) वाली योग्यताएं। हाँ, और धारा 23(1) ही वो सेक्शन है जिसके तहत केंद्र सरकार ने एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार दिया था। ओके। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को वो अधिसूचना जारी की थी जिसमें न्यूनतम योग्यता में ट्रेनिंग जैसे बीएड, डीएलएड और टेट पास करना दोनों शामिल थे। ओह, तो इस तरह के हिसाब से 2017 का संशोधन एक तरह से उन सभी शिक्षकों पर जो तब तक न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करते थे, टेट की अनिवार्यता भी लागू कर देता है, क्योंकि टेट अब न्यूनतम योग्यता का हिस्सा बन चुका था। समझ गया। तो ये व्याख्या तो बिल्कुल अलग है और ये बताती है कि शायद कोर्ट ने इसे ही आधार माना हो। ये तो वाकई कानूनी बारीकियों का खेल है। जी बिल्कुल। तो अभी स्थिति क्या है? क्या यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है? हाँ, स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? मुश्किल क्यों है? एक बड़ी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो उससे पहले केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना था और खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने टेट की अनिवार्यता का समर्थन किया था। तो अब राज्य सरकार की याचिका पर कोर्ट अपना मन बदलेगा या नहीं, ये देखना होगा। और इसका सीधा कनेक्शन हमारी पहली वाली बात से है, यानी आने वाली यूपी टेट परीक्षा से। अगर इन 1.5 लाख शिक्षकों को राहत नहीं मिली कोर्ट से तो उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए अगले 2 साल में यूपी टेट या सी टेट पास करना ही होगा। मतलब वो सब भी फॉर्म भरेंगे। हाँ, इसका मतलब यही है कि जो अगली यूपी टेट परीक्षा होगी 2025-26 वाली, उसमें इन 1.5 लाख शिक्षकों में से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आवेदन करेंगे। ये जो पहले से 30 लाख का अनुमान था, उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये तो मतलब स्थिति और जटिल हो गई। इन शिक्षकों के लिए भी तनावपूर्ण है और परीक्षा कराने वालों के लिए भी चुनौती बढ़ गई। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट के फैसले और सरकारी नीतियां सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर असर डालती हैं। बिल्कुल। तो अब अगर हम पूरी बात को समेटे तो जो अगली यूपी टेट परीक्षा है, जिसकी तारीखें शायद 29 और 30 जनवरी 2026 बताई जा रही हैं। हाँ, प्रस्तावित तारीखें तो यही हैं। वो 2 बड़े बदलावों और अनिश्चितताओं के बीच होने जा रही है। सही कहा। एक तरफ तो फीस में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, तर्क दिया जा रहा है शुचिता का, लेकिन चिंता है पैसे के बोझ की और सवाल है भारी राजस्व वसूली का। और दूसरी तरफ लाखों मौजूदा शिक्षकों पर टेट पास करने की तलवार लटक रही है। उसका कानूनी भविष्य तय नहीं है और इससे आवेदकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आ सकता है। आयोग कह रहा है कि फीस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 4 एजेंसियां लगेंगी, प्रक्रिया महंगी होगी, लेकिन परीक्षा साफ सुथरी होगी। पर स्रोत ये सवाल भी उठा रहे हैं और हमें भी सोचना चाहिए कि क्या ज्यादा फीस लेना ही साफ सुथरी परीक्षा की गारंटी है? हाँ, क्या पहले कम फीस में साफ परीक्षा नहीं हो सकती थी? या क्या पारदर्शिता लाने के और तरीके नहीं हो सकते जो इतने महंगे ना हो? हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, बस वो सवाल उठा रहे हैं जो इन स्रोतों से निकल रहे हैं। और ये भी साफ है कि 4 साल का इंतजार, नए पास आउट छात्र और अब ये सेवारत शिक्षक, इन सब के कारण ये यूपी टेट परीक्षा शायद आवेदकों की संख्या के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। ये पूरी स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षक बनने की जो पहली सीढ़ी है वो इतनी मुश्किल और महंगी क्यों होती जा रही है। जी। तो आज हमने यूपी टेट से जुड़े इन 2 अहम और कह सकते हैं उलझे हुए मुद्दों पर बात की। एक तरफ प्रस्तावित फीस वृद्धि जो कई लोगों के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है, और दूसरी तरफ मौजूदा शिक्षकों के सामने जो टीईटी की चुनौती है और उससे जुड़ी कानूनी अनिश्चितता।
हाँ, और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी जो शायद सीधे तौर पर स्रोतों में न हो पर उनकी बातों से ही निकलता है। जब हम देखते हैं कि पात्रता परीक्षाओं में पारदर्शिता या शुचिता के नाम पर लागत और फीस बढ़ाई जा रही है, तो ये किसी भी पेशे में एंट्री के लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं और उन तक आम आदमी की पहुंच, इसके बीच संतुलन का क्या? इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। क्या भविष्य में हम टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके या शायद सिस्टम को ही अलग तरीके से डिजाइन करके इन प्रक्रियाओं को ज्यादा कुशल, कम खर्चीला और सबके लिए आसान बना सकते हैं, वो भी बिना क्वालिटी से समझौता किए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद पॉलिसी बनाने वालों को, शिक्षा से जुड़े लोगों को और हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।